Hello dear students, this is Pratima ma'am, and in this video we are going to study the some basic terms of reaction mechanism. तो रिएक्शन मैकेनिज़्म क्या होता है? जब भी कोई रिएक्शन होती है तो वो रिएक्शन किस तरीके से हुई उसका स्टेप वाइज स्टडी अगर हम करते हैं तो इसका मतलब हम उस रिएक्शन के मैकेनिज़्म स्टडी करते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन होती कैसे? रिएक्शन होने के लिए बॉन्ड फिजन होना पड़ता है। फिजन मतलब ब्रेकिंग। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेक जब होते हैं तो किस तरीके से हो सकते हैं उसके हम टाइप्स देखेंगे। मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है दो एटम्स के बीच में, उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ब्रेकिंग कैसे होगी कोवैलेंट बॉन्ड की? जब भी रिएक्शन होगी तो दो टाइप्स होते हैं उसके, होमोलिटिक फिजन एंड हेटेरोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन ऑल्सो नोन एज होमोलिसिस। तो क्या होता है होमोलिसिस में? जब भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड है तो बॉन्ड पेयर जब ब्रेक होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। मतलब एक जो दो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों एटम्स के बीच में, तो दोनों की तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये B2, फॉर जस्ट टू अंडरस्टैंड जनरल एग्जांपल लिया है। B2 मॉलिक्यूल है, उनके बीच में दो B एटम्स है, उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है कोवैलेंट बॉन्ड, और फिर फ्यूजन हुआ मतलब ब्रेक हुआ, ब्रेकिंग इवन हुई मतलब एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो ब्रेकिंग के बाद में इस बी एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन आया और उसके पास, तो ये जो बने इसे बोलेंगे हम फ्री रेडिकल्स। ठीक है, जो फ्री रेडिकल मतलब ऐसे स्पेसिस जिनके पास वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन है और जिन पर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, विथ वन इलेक्ट्रॉन विच बेयर्स नो चार्ज, दैट आर कॉल्ड द फ्री रेडिकल्स। तो ये जनरली गैशियस फेजेस में जब कंपाउंड होते हैं तब ये फ्यूजन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर हीट प्रोवाइड करेंगे, या फिर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो ये हुआ होमोलिसिस। वैसे दूसरा टाइप है बॉन्ड फ्यूजन का, दैट इज बॉन्ड ब्रेकिंग का, दैट इज द हेटेरोलिटिक फ्यूजन और हेटेरोलिसिस, दैट इज आल्सो नोन एज आयनिक प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है दो एटम्स के बीच में वो किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आयंस फॉर्म होते हैं, इसलिए इसे आयनिक प्रोसेस भी बोला जाता है। किस तरीके से होते हैं देखते हैं, इसका जनरल एग्जांपल देखेंगे पहले। ठीक है, सपोज एक कंपाउंड है हमारे पास AB टाइप का, इसका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड हुआ, मतलब शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड है। अब A और बीच में क्या डिफरेंस है? तो सपोज B इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन A, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो बॉन्ड पेयर अपने तरफ खींचने की ताकत इसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू A, तो ये बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो जाएगी B की तरफ और उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसमें आए पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब कैटायंस बने और एनायंस बने। अगर उल्टी कंडीशन हुई मतलब A ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है B से, तो B की तरफ बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो फ्यूजन होता है उसे बोलते हैं हेटेरोलिटिक फ्यूजन। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, जैसे यहाँ पर मिथिल ब्रोमाइड है। मिथिल ब्रोमाइड में कार्बन और Br के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड Br की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है। क्यों शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि Br ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपने कुछ रिएक्शंस पढ़े होंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उनमें इस टाइप की शिफ्टिंग आपको मिल गई। ठीक है, आपने स्टडी किए होंगे। तो ये जो Br है उसने बॉन्ड ले लिया, कार्बन और Br के बीच में जो बॉन्ड था तो उस पर आया नेगेटिव चार्ज, कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन्स गए इसलिए कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है उन्हें बोलते हैं कार्बोनियम आयन। ठीक है, दूसरी केस हम ले लेते हैं जहाँ पर ये बेस के साथ में रिएक्शन हो रहा है, ये अल्केन है, उसकी रिएक्शन बेस के साथ में हो रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये बेस इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले रहा है, अटैक कर रहा है उस पर। ये हाइड्रोजन इस बेस के O के साथ में रिएक्ट हो रहा है और H2O फॉर्म होगा उनके बीच का। तो ये जो बॉन्ड है इसमें कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो क्या हुआ, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ कार्बन की तरफ और कार्बन पर आया नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है उनको बोलेंगे हम कार्ब अनायन। तो इस तरीके से रिएक्शंस होते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो इस तरीके से रिएक्शन हुई। एक एग्जांपल लेते हैं रिएक्शन का, जैसे
अल्कोहल है। अल्कोहल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या करेगा ये एसिड, यहाँ पर ऑक्सीजन है, उसके पास 2 लोन पेयर होती है, ये ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर इस H+ के साथ शेयर करेगा, उनके बीच में बॉन्ड आ जाएगा। जैसे ये ऑक्सीजन ये कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो ये पहले से हाइड्रोजन उसके पास है, इसके पास ये लोन पेयर थी, इसने इस एसिड के H+ के साथ में शेयर की, तो क्या हो गया फिर इनके बीच में बॉन्ड बना। ठीक है, ये लोन पेयर शेयर कर दी उसने, तो इस ऑक्सीजन पर बॉन्ड बना और ऑक्सीजन पर आया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा ये बॉन्ड ये अपनी तरफ खींच लेगा और यहाँ से निकल जाएगा H2O। ठीक है, अब कार्बन की तरफ से बॉन्ड गया, ठीक है, कार्बन की तरफ से बॉन्ड गया तो कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बोनियम आयन बना और ये H2O रिलीज हुआ। वही अगर हम बेस के प्रेजेंस में ये एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन देखें, आपने एल्डोल कंडेंसेशन में ये फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन आपने देखी होगी। ये जो है न्यूक्लियोफाइल ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से H+ निकाल रहा है। अब ये कार्बन के तरफ ये कंप्लीट बॉन्ड शिफ्ट हुआ और कार्बन पर आया नेगेटिव चार्ज, तो बना ये कार्ब अनायन। ठीक है, तो इस तरीके से फ्यूजन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड लेंथ। क्या होता है बॉन्ड लेंथ, तो इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स, मतलब जो 2 बॉन्ड के बीच में बॉन्ड फॉर्म, जो 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, जैसे ये न्यूक्लियस हुआ और ये एक हम एटम ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन, जैसे सपोज हमने हाइड्रोजन का ले लिया, यहाँ पर ये न्यूक्लियस और ये, अब ये बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो बॉन्ड फॉर्म करने के बाद में क्या हो जाएगा ये, तो जैसे ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये न्यूक्लियस ले लिया और ये एटम, ठीक है, फिर दूसरे एटम का न्यूक्लियस और इनके बीच में हुआ बॉन्ड फॉर्म। तो ये जब बॉन्ड फॉर्म हुआ तो ये जो डिस्टेंस है 2 न्यूक्लियाई का, तो उसे बोलेंगे हम उसकी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब ये बॉन्ड लेंथ जो है अलग अलग बॉन्ड ऑर्डर पर से उसकी वैल्यू जो है वेरी करती है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है 2 एटम्स के बीच का बॉन्ड के नंबर। जैसे यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, क्यों, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड है। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हुआ 2, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हुआ 3। ठीक है, तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ होगी। यहाँ पर देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो उसकी बॉन्ड लेंथ है 1.5 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है, तो ये होते हैं वेरिएशन बॉन्ड ऑर्डर के साथ बॉन्ड लेंथ के। वही अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है लेकिन अगर एटम्स चेंज हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड ही है लेकिन यहाँ पर Cl है, Br है और I है, तो जितना बड़ा मॉलिक्यूल उतना बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि यहाँ पर Cl सबसे छोटा है, I सबसे बड़ा है, तो जब कार्बन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड बना तो वो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, साइज़ पर भी डिपेंड रहेगी। तो ये वो बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट। नेक्स्ट जो है वो है बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल क्या होता है तो बॉन्ड एंगल एक सेंट्रल एटम रहेगा। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल ले ले, मीथेन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मीथेन के एग्जांपल में मीथेन में ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंट्रल का एटम हुआ, उस सेंट्रल एटम से ये 4 जो एटम्स हैं हाइड्रोजन के वो बॉन्डेड हैं। तो ये सेंट्रल एटम और ये दोनों बॉन्डेड एटम्स, ठीक है, कोई भी 2 ले सकते हैं, या तो ये 2 या फिर ये 2, कोई भी 2। ठीक है, तो उनके बीच का जो एंगल बना उनकी ज्योमेट्री की वजह से, तो वो जो एंगल हुआ दैट इज़ द बॉन्ड एंगल। ठीक, तो डेफिनेशन क्या हुई इसकी, बॉन्ड एंगल इज डिफाइंड एज द इंटरनल एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, किन में इंटरसेक्शन, बिटवीन 2 लाइन्स ड्रॉन थ्रू द nucleus of central atom to the nuclei of 2 bonded atoms, that is the bond angle.
ओके, तो ये किस तरीके से स्टडी की जाती है बॉन्ड एंगल, और मेजर किया जाता है एक्सरे डिफ्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन या फिर डायपोल मोमेंट, इन सारों को मिला के उसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, तब बॉन्ड एंगल पता चलता है। अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में अलग अलग बॉन्ड एंगल होता है, जहाँ जैसे यहाँ पर ये जो है 3 एग्जाम्पल लिए गए हैं। ठीक है, ये है मीथेन, ये इथिलीन और ये एसिटिलीन। तो इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp2 है और इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब बॉन्ड एंगल कितना है उसका 109.28 109 डिग्री 28 मिनट्स, और ये 127 डिग्री और ये 180 डिग्री। स्ट्रेट जो है लाइन हुई है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब बॉन्ड एंगल हुआ 180 डिग्री का। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं अलग अलग कंपाउंड्स में उनके बीच के एटम्स में किस तरीके से बॉन्ड एंगल की वैल्यू होती है उसके। नेक्स्ट कंसेप्ट है बॉन्ड एनर्जी का। तो क्या होती है बॉन्ड एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी ये इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required per mole of substance to break a bond between two atoms in a molecule in gaseous state। एक एक पॉइंट को समझते हैं इसके। गैसियस स्टेट में पहले तो वो मॉलिक्यूल होनी चाहिए। ठीक है, गैसियस स्टेट कंपलसरी है। फिर अगर वो जो मॉलिक्यूल जिसकी हमें बॉन्ड एनर्जी फाइंड करनी है वो कितना लेना है हमें 1 मोल। ठीक है, 1 मोल कंपाउंड अगर हम लेते हैं वो भी गैसियस स्टेट में, तो उस कंपाउंड में जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे 1 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं एवोगाड्रोस नंबर के जितने। ठीक है, तो उतने मॉलिक्यूल्स में जितने बॉन्डिंग है तो वो सारे के सारे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी वो होती है बॉन्ड एनर्जी। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी, हाइड्रोजन गैस की बॉन्ड एनर्जी देकर रखी है। मतलब 1 मोल हाइड्रोजन गैस अगर लिया तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस में जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हुए उन सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी लगी वो है ये बॉन्ड एनर्जी, दैट इज इक्वल टू 431.4 किलो जूल। ओके, ठीक है, तो ये होते हैं बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट। सिंगल बॉन्डेड जब डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, एक बॉन्ड एनर्जी का और एक कंसेप्ट बनता है कि जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है तो उस वक्त उसकी जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है वो भी बॉन्ड एनर्जी ही कंसिडर की जाती है, क्योंकि उस बॉन्ड फॉर्म होने के बाद में अगर वही बॉन्ड हमें ब्रेक करना है तो जितनी एनर्जी रिलीज़ हुई उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी वो बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये भी एक डेफिनेशन बनती है बॉन्ड एनर्जी की, that is the amount of energy released during the formation of bond and the amount of energy required to break the bond, ये सेम होती है। तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई बॉन्ड फॉर्म वक्त उतनी ही उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी हमें लगेगी, तो दोनों एनर्जीज को हम उसकी बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, अब एक कंसेप्ट होता है एवरेज बॉन्ड एनर्जी का। ये क्या कंसेप्ट है? मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल अगर नहीं है, उस 2 एटम से ज़्यादा एटम्स है उस मॉलिक्यूल में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मीथेन गैस लिया गया है। ठीक है, तो इस मीथेन गैस के कंसेप्ट में क्या होगा? मीथेन मतलब कार्बन के पास में ये 4 बॉन्ड हुए। ठीक है, चारों बॉन्ड हाइड्रोजन से ये कार्बन बॉन्डेड है, तो ये एक बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज़ हुई वो इतनी है। फिर बचा ये CH3 के बाद में ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर वो जो एनर्जी लगेगी ये है, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर ये बॉन्ड होगा, तो ये चारों बॉन्ड्स ब्रेक होने के लिए जितनी एनर्जीज लगेगी उन सारी एनर्जीज को ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो वो सारी एनर्जी मतलब हो जाएगी एवरेज बॉन्ड एनर्जी फॉर CH। अब इसको ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद में टोटल बॉन्ड्स कितने हुए? 4 बॉन्ड, तो वो जितनी एनर्जी मिली हमको उसको डिवाइड बाय करेंगे 4।
ठीक है। 4/4 करने के बाद में उसकी जो बॉन्ड एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी हमको एवरेज बॉन्ड एनर्जी फॉर CH मॉलिक्यूल इन द CH bond in the methane molecule, that is equal to 416 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो ये है बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट। तो यहाँ पर ये आपके सारे जो मैकेनिज़्म स्टडी करने के लिए जो भी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए वो यहाँ पर थोड़ी चीज़ें आ गई है। उसके बाद में जो नेक्स्ट कंसेप्ट है जैसे इलेक्ट्रोफाइल्स से न्यूक्लियोफाइल्स है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, टिल देन take care and study well.